रहीम स्टार्ट करते हैं जल्दी जल्दी गट में चैप्टर 65 की वीडियो। हमने देखा गट के अंदर दो तरह की सिक्रीशन होती हैं, एक डाइजेस्टिव एंजाइम की सिक्रीशन होती है जो कि माउथ से लेके इलियम तक हो रही होती है, और दूसरी म्यूकस ग्लैंड की सिक्रीशन होती है जो कि माउथ से लेके एनस तक हो रही होती है। सिक्रीशन हमारे पास क्वांटिटी ऑफ फूड और टाइप्स ऑफ फूड की बेस पे हमारे पास मुख्तलिफ तरह के एंजाइम्स रिलीज हो रहे होते हैं। ग्लैंड्स देखा जाए चार तरह के ग्लैंड्स होते हैं, एक तो सिंगल सेल बेस्ड होते हैं जो हम गॉबलेट ग्लैंड्स कहते हैं, म्यूकस ग्लैंड्स कहते हैं जो कि म्यूकस रिलीज कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा हमारे पास पिट्स होती है, जिस तरह स्मॉल इंटेस्टाइन में क्रिप्स ऑफ लैंगरकून होती हैं, इनके अंदर भी इस तरह से हमारे पास सेल्स वगैरह मौजूद होते हैं जो कि सिक्रीटरी पर फंक्शन पूरा कर रहे होते हैं। तीसरा हमारे पास गट की वॉल के अंदर प्रॉपर ट्यूबुलर ग्लैंड्स होते हैं जिनको हम आगे एग्जांपल्स देख लेंगे। और चौथा होते हैं हमारे पास जो कि गट की वॉल में नहीं होते बल्कि अलग होते हैं, ये कंपाउंड ग्लैंड या कॉम्प्लेक्स ग्लैंड्स होते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर स्लेवरी ग्लैंड्स हो गए या आपके पास लिवर पैंक्रियास वगैरह हो गए, ठीक होगी बात। फिर देखते हैं बेसिक मैकेनिज्म ऑफ स्टिमुलेशन ऑफ एलिमेंट्री ट्रैक्ट ग्लैंड्स। यहाँ पे बेसिकली बता रहे हैं कि कौन सी चीजें होती हैं जो कि सिक्रीशन वगैरह करवा रही होती हैं। तो मुख्तलिफ तरह के स्टिमुलस होते हैं सिक्रीशन करवा सकते हैं। टेक्टाइल स्टिमुलेशन, कुछ टच हो उससे सिक्रीशन होती है। केमिकल इरिटेशन, कोई प्रोटीन वगैरह आई है, फैट वगैरह है, उसकी वजह से होती है। इसी तरह डिस्टेंशन ऑफ द गट वॉल, यानी गट वॉल जब फूड के आने की वजह से डिस्टेंड करती है तो उसके नतीजे में हमारे पास ग्लैंडुलर सिक्रीशन हो रही होती है। ऑटोनॉमिक स्टिमुलेशन ऑफ सिक्रीशन, यहाँ पे देखा जाए तो बेसिकली जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है वो हमेशा सिक्रीशन को स्टिमुलेट कर रहा होता है, वो हमेशा सिक्रीशन को इंक्रीज कर रहा होता है। जबकि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को देखा जाए तो उसका ड्यूअल इफेक्ट है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम अगर तो सिक्रीशन बहुत थोड़ी है फिर स्टिमुलेट करेगा, लेकिन अगर ऑलरेडी पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम काम कर रहा है, ऑलरेडी पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ने सिक्रीशन इंक्रीज किया है, तो फिर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम सिक्रीशन को डिक्रीज करने में रोल प्ले करता है। तो इसका यहाँ पे ड्यूअल इफेक्ट आता है। फिर देखते हैं ग्लैंडुलर सिक्रीशन हार्मोन्स भी रेगुलेट कर रहे होते हैं, जिस तरह मुख्तलिफ हार्मोन्स है आपके पास, सिक्रीटिन हो गया, कोलेस्टोकाइनिन हो गया, मुख्तलिफ हार्मोन होते हैं। कुछ हार्मोन्स ग्लैंडुलर सिक्रीशन को बढ़ाते हैं, कुछ हार्मोन्स ग्लैंडुलर सिक्रीशन को डिक्रीज करते हैं, वो भी मेरा मैकेनिज्म मौजूद है ऑलरेडी। अब एक सिक्रीशन किस तरह से होती है बेसिकली, तो ये हमारे पास एक सेल है जिसकी ये एक बेसोलेटल मेम्ब्रेन है, पीछे ब्लड वेसल गुजरी है और यहाँ पे इसके पास ल्यूमेन है, ये सिक्रीटरी सेल है, ठीक है। अब हमने देखना है किस तरह सिक्रीशन होती है। सबसे पहले हमारे पास ब्लड से न्यूट्रिएंट मटेरियल आते हैं ताकि हम सिक्रीशन को प्रोड्यूस कर सकें। न्यूट्रिएंट मटेरियल आगे गट से, उसके अलावा इस सेल में बहुत ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं जो कि एटीपी प्रोवाइड करते हैं फॉर्मेशन के लिए। एटीपी भी आ गई और आप देख सकते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बहुत सारे राइबोसोम्स लगे हुए हैं। ये राइबोसोम्स प्रोटीन प्रोवाइड करेंगे हमें जो भी सिक्रीशन के लिए चाहिए होगी। अब ये सारी चीजें मिलकर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी कॉम्प्लेक्स, इनके अंदर हमारे पास सिक्रीशंस प्रोड्यूस होती हैं, जो सब्सटेंसेस होते हैं सिक्रीट होने वाले वो प्रोड्यूस होते हैं। फिर प्रोड्यूस होने के बाद वो जाते हैं गोल्गी एपरेटस में मॉडिफाई होने के लिए। उनके मुख्तलिफ मॉडिफिकेशन होगी गोल्गी एपरेटस में। गोल्गी एपरेटस में मॉडिफिकेशन के बाद गोल्गी एपरेटस रिलीज करते हैं हमारे पास सिक्रीटरी वेसिकल्स। ये वो वेसिकल्स जिन्होंने एंड में सिक्रीटरी फंक्शन करना होता है। अब जब भी कोई हार्मोन आएगा सिक्रीशन कॉज करेगा तो सिक्रीटरी वेसिकल्स अपने सिक्रीशंस को रिलीज कर देंगे। या इसी तरह कैल्शियम आता है तो कैल्शियम भी हमारे पास इन ये परमेबिलिटी को इंक्रीज कर देता है, जिसकी वजह से ये वेसिकल्स जाके मेम्ब्रेन पे लगती हैं और अपने सिक्रीशंस को रिलीज कर देती हैं। ये सिंपल चीज हो गई। ये तो हमने देखी है ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस की सिक्रीशन किस तरह से होती है। बाकी वो कहते हैं वाटर और इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन की भी सिक्रीशन होती रहती है, वो बहुत सिंपल है, उसमें कोई ऐसा डिफिकल्टी नहीं है, ठीक होगी बात। फिर देखते हैं म्यूकस को। म्यूकस की लेयर आपको पता है कॉन्टिन्यूसली मौजूद है। अब म्यूकस के फंक्शंस क्या होते हैं, एक तो फूड के पार्टिकल्स को एडहेयर करके रखते हैं ताकि खाना बिखरता ना फिरे। दूसरा ये गट की जो वॉल है उसको प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। तीसरा ये फ्रिक्शन कम कर रहे होते हैं ताकि फूड जो है वो स्लिप करके आगे जाता रहे। चौथा ये फीकस के पार्टिकल्स को भी एडहेयर करके रख रहे होते हैं। पांचवा इनकी अपनी शुगर डाइजेशन नहीं होती, ये डाइजेशन को रेजिस्ट करते हैं, क्योंकि अगर इनकी डाइजेशन होती है तो इन ये अपने आप को ना बचा पाती है, इन्होंने वॉल को खाक बचाना था। और छठा देखें इनके पास ऐसी ग्लाइकोप्रोटीन होती है जो कि एम्फोटेरिक प्रॉपर्टीज रखती हैं, यानी कि न्यूट्रलाइज करती हैं। एसिडिक मीडियम होगा उसको एल्कलाइन करेगी, एल्कलाइन मीडियम होगा उसको एसिडिक करेगी, मतलब न्यूट्रलाइज करने की तरह रोल प्ले करती हैं। डालो की बात यहाँ तक बेसिक बातें करने के बाद अब हम देखते हैं सिक्रीशन ऑफ सलाइवा। स्लेवरी ग्लैंड्स हमारे पास तीन बेसिक कलर के हैं, फिर चौथा भी आते हैं हमारे पास। तीन बेसिक जो है वो हमारे पास पैरोटिड ग्लैंड्स, सबमैंडिबुलर ग्लैंड्स और सबलिंगुअल ग्लैंड्स, और उसके अलावा टाइनी टाइनी बहुत छोटे सारे बहुत न्यूमरस हमारे पास बक्कल ग्लैंड्स मौजूद होते हैं जो कि हमारे माउथ के अंदर सलाइवा को प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। सलाइवा के अंदर क्या क्या होता है, दो तरह के सिक्रीशन है बेसिकली। एक सेरस सिक्रीशन है जो कि वाटरी सिक्रीशन होती है, इनके अंदर एक कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम होता है पटायरिन, ठीक है। और दूसरी हमारे पास म्यूकस सिक्रीशन है जिनके अंदर ये म्यूकन प्रोटीन होती है जो आपको पता है प्रोटेक्शन का, लुब्रिकेशन वगैरह का फंक्शन होगा। और उसके अलावा सलाइवा की अगर पीएच देखी जाए तो वो 6 to 7 इसकी पीएच होती है। डालो की बात सिक्रीशन ऑफ आयंस देखिए, सलाइवा के अंदर आयंस की सिक्रीशन बहुत खास तौर पर रेगुलेट हो रही होती है। किस तरह से रेगुलेट हो रही होती है, एक उन्होंने शो किया हुआ कंपाउंड एक्ना सलाइवरी ग्लैंड, जो कंपाउंड इसलिए क्योंकि हम देखते हैं डक्ट्स में डिवाइडेड है और आगे एक्ना इसलिए होता है कंपाउंड एक्ना ग्लैंड, ठीक होगी बात। ये हमारे पास एक सबमैंडिबुलर ग्लैंड उन्होंने शो किया हुआ सलाइवरी ग्लैंड। अब होगा बेसिकली ये जब सलाइवा रिलीज हो गया तो डक्ट्स के अंदर हम लोग आयन चेंजेस लेके आते हैं। किस तरह से लेके आते हैं आयन चेंजेस, सबसे पहले डक्ट्स में से सोडियम आयंस जो है वो रीअब्सॉर्ब होंगे, एक्टिवली रीअब्सॉर्ब होंगे, एनर्जी यूज करेंगे और सोडियम आयंस को हम सलाइवा में से रीअब्सॉर्ब कर लेंगे और यहाँ पे पोटेशियम आयंस को रिलीज करेंगे। लेकिन सोडियम बहुत ज्यादा रीअब्सॉर्ब कर लिया जिसकी वजह से इतने जब पॉजिटिव आयंस रीअब्सॉर्ब हो जाएंगे तो सलाइवा के अंदर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब इस नेगेटिव चार्ज की वजह से जो -70 मिलीवोल्ट तक नेगेटिव चार्ज आ चुका है, सलाइवा में से नेगेटिव क्लोरीन निकल जाएंगे। उनको शर्म आ जाएगी यार पहले इतना नेगेटिव चार्ज है, ऊपर से हमने भी नेगेटिविटी कॉज की हुई है, तो क्लोरीन यहाँ से निकल के क्लोरीन भी रीअब्सॉर्ब हो जाएगा, ठीक होगी बात।
क्लोरीन रीअब्सॉर्ब हो गया और उसके अलावा क्लोरीन की रीअब्सॉर्प्शन के नतीजे में मतलब एज एन एक्सचेंज बाइकार्बोनेट भी सिक्रीट हो जाएंगे। तो क्या क्या हो रहा है आपके पास, सोडियम और क्लोरीन रीअब्सॉर्ब हो रहे हैं, पोटेशियम और बाइकार्बोनेट रिलीज हो रहे हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि स्लावा के अंदर अगर हम देखें तो सोडियम और क्लोरीन जो है वो बहुत थोड़े होते हैं, 1/7 to 1/10 कंसंट्रेशन होती है नॉर्मल जो बॉडी की ECF की कंसंट्रेशन है। और जबकि दूसरा अगर देखा जाए पोटेशियम और बाइकार्बोनेट को देखा जाए तो वो 7 टाइम्स ज्यादा होते हैं, प्लाज्मा के निस्बत स्लावा में इतने ज्यादा होते हैं। ये सिंपल चीज हमारे पास पे आता है फंक्शन ऑफ स्लावा। स्लावा का ओरल हाइजीन में जो फंक्शन है उसको देखते हैं। एक तो स्लावा बहुत ज्यादा वॉश अवे कर देगा, जो बैक्टीरिया वगैरह होगा उसको वॉश अवे करके आगे ले जाएगा, बहा के आगे ले जाएगा। दूसरा ये थायोसाइनेट आयंस रिलीज कर रहा होता है जो कि बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करने में रोल प्ले कर रही है। और प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स है, देखो ना, वो बैक्टीरिया को अटैक करेंगे, उसके अलावा थायोसाइनेट आयंस को भी एड करते हैं, चलो तुम भी बैक्टीरिया को खत्म करो। और इसी तरह से फूड पार्टिकल्स को भी डाइजेस्ट करते हैं ताकि बॉडी को एनर्जी मिल सके और हम उस एनर्जी को यूज करके बैक्टीरिया का मुकाबला कर सकें। जानों की बात फिर आती है हमारे पास नर्वस रेगुलेशन ऑफ सिलेबस सिक्रीशन। सिलेबस सिक्रीशन की नर्वस रेगुलेशन किस तरह से हो रही है, बेसिकली ब्रेन में हमारे पास होता है सैलिवेटरी सेंटर, ठीक होगी बात। तो टंग के ऊपर आपके पास स्टिमुलस आते हैं, किस किस चीज के स्टिमुलस आते हैं, एक टेस्ट के स्टिमुलस आते हैं और दूसरा टेक्टाइल स्टिमुलेशन जारी होती है। टेस्ट में खासतौर पे सॉर टेस्ट, खट्टा टेस्ट बहुत ज्यादा सिग्नल्स प्रोड्यूस करवा रहा होता है। इसी तरह टेक्टाइल में स्मूथ ऑब्जेक्ट वो होती है, वो बहुत ज्यादा नर्व्स को लेकर जारी होती है, बहुत ज्यादा सिग्नल्स को लेकर जारी होती है। सिग्नल्स हमारी नर्व्स लेकर जारी होंगे, यहाँ पे आपके पास ये ग्लोसोफरेंजियल नर्व वगैरह आपकी टंग से सिग्नल लेकर जाएंगे सैलिवेटरी सेंटर तक, और फिर सैलिवेटरी सेंटर आगे सलेवरी ग्लैंड लगेगा कि भाई तुम लोग सिक्रीशंस करो, ठीक है। तो सैलिवेटरी सेंटर को एक तो टंग से स्टिमुलस चला गया, उसके अलावा जो हायर नर्वल सेंटर्स हैं वो भी इसको भेजते हैं, जिस तरह एपेटाइट सेंटर हो गया, ये वो मुख्तलिफ ब्रेन के सेंटर होते हैं जो कि सैलिवेटरी सेंटर से कहते हैं कि भाई तुम लोग सिक्रीशन को इंक्रीज करो। उसके अलावा सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन भी आपके सैलिवेटरी सेंटर को स्टिमुलेट करती है कि भाई तुम इंक्रीज करो, लेकिन सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन बहुत थोड़ा करती है। पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन जो है वो बहुत ज्यादा स्टिमुलेट करती है सैलिवेटरी सेंटर को कि भाई सिक्रीशन को बहुत बढ़ा दो। उसके अलावा आप देख सकते हैं कि जब ग्लैंड्स की ब्लड सप्लाई इंक्रीज करती है तो वो भी देरी बात है वो सिक्रीशन को इंक्रीज करेंगे। ब्लड सप्लाई किस तरह इंक्रीज होती है, उसके लिए वेज़ोडाइलेटर्स चाहिए होंगे, तो सैलिवरी ग्लैंड्स खुद भी कुछ वेज़ोडाइलेटर्स रिलीज कर देते हैं, जिस तरह कैलिक्रीन वगैरह, जिनकी वजह से वेज़ोडाइलेशन होती है, ब्लड सप्लाई इंक्रीज करती है, और जब ब्लड सप्लाई इंक्रीज करती है तो सैलिवेशन ज्यादा हो जाती है। तो ये तो था हमारे पास सिक्रीशन ऑफ सलाइवा। उसके बाद इसोफेगल सिक्रीशन देखा जाए, इसोफेगस के अंदर कोई डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज नहीं हो रहा था, सिर्फ थोड़ा बहुत म्यूकस रिलीज हो रहा था, वो सिंपल सी बात है, कोई ऐसी डिफिकल्टी नहीं है। फिर आते हैं गैस्ट्रिक सिक्रीशन की तरफ। पेट के अंदर सिक्रीशन हो रही होती है, 3 तरह की ग्लैंड्स है बेसिकली हमारे पास पेट के अंदर। एक होते हैं हमारे पास ऑक्जेंटिक ग्लैंड्स, जिनको हम एसिड फॉर्मिंग ग्लैंड्स भी कहते हैं या गैस्ट्रिक ग्लैंड्स भी कहते हैं। ये हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस कर रहे हैं, पेप्सिडोजन प्रोड्यूस कर रहे हैं, इंट्रिंसिक फैक्टर प्रोड्यूस कर रहे हैं और म्यूकस प्रोड्यूस कर रहे हैं। 4 चीजें प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, ठीक है, ऑक्जेंटिक ग्लैंड। उसके अलावा होते हैं पाइलोरिक ग्लैंड्स। पाइलोरिक ग्लैंड्स हमारे पास सिंपल म्यूकोजा और गैस्ट्रन को रिलीज कर रहे होते हैं। और तीसरे पर आपके पास सिंपल म्यूकस सिक्रीटिंग सेल होते हैं, ये कोई कॉम्प्लेक्स ग्लैंड नहीं है, बस म्यूकस सिक्रीटिंग सेल्स होते हैं, ठीक है। तो ये 2 ग्लैंड्स हैं, यानी एक ऑक्जेंटिक ग्लैंड जिनकी 4 सिक्रीशन है और दूसरी पाइलोरिक ग्लैंड्स, इनकी डिटेल्स को देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम ऑक्जेंटिक ग्लैंड्स को। ऑक्जेंटिक ग्लैंड्स में 3 तरह के सेल होते हैं, एक म्यूकस नेक सेल होते हैं जो कि म्यूकस रिलीज करेंगे, एक ऑक्जेंटिक सेल होते हैं जो कि HCl और इंट्रिंसिक फैक्टर रिलीज करेंगे, और एक पेप्टिक सेल होते हैं, चीफ सेल जिनको हम कहते हैं, ये हमारे पास पेप्सिडोजन को रिलीज कर रहे होते हैं। सबसे पहले देखते हैं ये ऑक्जेंटिक ग्लैंड्स जो हैं, ये जो ऑक्जेंटिक ग्लैंड्स के जो ऑक्जेंटिक सेल्स हैं, ये हमारे पास HCl की सिक्रीशन किस तरह से करते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने लार्ज में एक ऑक्जेंटिक सेल को शो किया हुआ है। तो ये बेसिकली हमारे पास ये वाला एक सेल है, ये जो ऑक्जेंटिक सेल है ना, वो यहाँ पे उन्होंने शो किया हुआ है, जिसकी ये वाली साइड वो है जिसपे कैनालिक्यूली है, एक साइड पे लुमेन होता है ना, ये आप देखते हैं सेल की एक मेम्ब्रेन, एक साइड पे कैनालिक्यूली होती है और एक साइड पे ये आपके बेसोलेटर मेम्ब्रेन है, यानी कि ब्लड वेसल वाली साइड है। तो ये आपके पास बेसोलेटर मेम्ब्रेन है और ये कैनालिक्यूली है। हुआ बेसिकली क्या, वाटर के ब्रेकडाउन से प्रोड्यूस हुआ हमारे पास हाइड्रोजन आयंस और हाइड्रोक्सिल आयंस, ठीक है। ये जो हाइड्रोजन आयंस है, ये हाइड्रोजन पोटेशियम ATPase पंप के थ्रू हम निकाल देते हैं कैनालिक्यूली में। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट की हमने इसको कैनालिक्यूली में भेज दिया और पोटेशियम सेल के अंदर आ गया। एक बात ये हो गई। दूसरी तरफ देखते हैं सोडियम पोटेशियम ATPase पंप भी होते हैं। ये सोडियम पोटेशियम ATPase पंप बेसोलेटर मेम्ब्रेन साइड पे सोडियम को बाहर निकाल रहे हैं और पोटेशियम के अंदर। जब हम जबरदस्ती सोडियम को ATP यूज करके बाहर निकालते जा रहे हैं तो सेल के अंदर सोडियम डिक्रीज कर गया। एज अ रिजल्ट हम कैनालिक्यूली से सोडियम को एब्जॉर्ब करते हैं, सोडियम की डिफ्यूजन होती है। तो अल्टीमेटली सोडियम जो है आपकी लुमेन से इधर है और यहाँ से बाहर चला गया। अगर पोटेशियम को देखें, हाइड्रोजन पोटेशियम पंप में भी हम पोटेशियम को अंदर ला रहे थे और यहाँ सोडियम पोटेशियम को अंदर ला रहे थे, तो पोटेशियम सेल के अंदर बहुत ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से कुछ ना कुछ पोटेशियम लीक करके हमारे लूमेन में जाती है। देखते मैंने शो किया है, पोटेशियम लीक करके लूमेन में चला जाता है। लेकिन जो लीक करके लूमेन में जाता है, हम दोबारा इसकी एक्टिव ट्रांसपोर्ट करवा के ATP यूज करके इसको दोबारा अंदर की तरफ धकेल लेते हैं, हम कहते हैं ऐसी की तैसी। डन होने के बाद यहाँ तक हमें देख लिया किस तरह से हाइड्रोजन वाटर के टूटने से हाइड्रोजन प्रोड्यूस हुई, वो आपने देख लिया बाहर निकल गई। उसके बाद वाटर के टूटने से हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस हुआ है। यह हाइड्रोक्साइड कंबाइन करेगा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। कार्बन डाइऑक्साइड कहां से आएगी, या तो सेल के मेटाबॉलिज्म से आएगी या हम बाहर से मंगवा लेंगे, ठीक है, कहीं से भी कार्बन डाइऑक्साइड आएगी और कार्बन डाइऑक्साइड इस हाइड्रोक्साइड के साथ मिलकर बना देगी बाइकार्बोनेट आयन, सही है।
कार्बोनिक एनहाइड्रेज यहाँ पे यूज होगा और यहाँ बन जाएगा बाइकार्बोनेट आयन। बाइकार्बोनेट आयन के साथ हम क्या करते हैं, ये बेसोइलेक्ट्रॉन मेम्ब्रेन से बाहर निकाल दिया जाता है और क्लोरीन को एक्सचेंज के तौर पे अंदर ले आते हैं हम लोग। तो बाइकार्बोनेट को बाहर निकाला, क्लोरीन को हम अंदर ले आए। ये जो क्लोरीन हम अंदर ला रहे हैं, ये क्लोरीन अल्टीमेटली यहाँ पे ल्यूमेन में रिलीज हो जाएगी। तो ल्यूमेन में एक क्लोरीन रिलीज होगी और दूसरा यहाँ पे हाइड्रोजन रिलीज होगी, जिसकी वजह से HCl आपके पास ल्यूमेन प्रोड्यूस होना शुरू होता है। तो ये हमने देख ली HCl की प्रोडक्शन किस तरह से होती है ऑक्जेंटिक सेल में। आता है कि हम गैस्ट्रिक ग्लैंड्स की मुख्तलिफ सिक्रीशन को कंट्रोल किस तरह कर रहे हैं, यानी कौन से फैक्टर्स को स्टिमुलेट कर रहे होते हैं। एसिटाइल कोलिन सारी सिक्रीशंस को, यानी पेप्टिक सेल की सिक्रीशन को, HCl की सिक्रीशन को, सारी सिक्रीशन को प्रमोट कर रही होती है। जबकि गैस्ट्रिन और हिस्टामिन की बात की जाए तो सिर्फ ये एसिड की सिक्रीशन को प्रमोट कर रहे होते हैं, बाकी चीजों को थोड़ा बहुत ही प्रमोट कर रहे हैं। ठीक होगी बात। फिर डिस्कस करते हैं, हमने HCl को डिस्कस कर लिया, फिर देखते हैं सिक्रीशन एंड एक्टिवेशन ऑफ पेप्सिनोजन। हमें पता है कि ऑक्जेंटिक ग्लैंड के अंदर ये जो पेप्टिक सेल होते हैं ये पेप्सिनोजन को रिलीज करते हैं। पेप्सिनोजन इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज होती है, ठीक है। जब ये आपके पास स्टमक में रिलीज हो जाती है उसके बाद ये स्प्लिट करके फॉर्म करती है पेप्सिन, और पेप्सिन हमारे पास बेसिकली वो एक्टिव एंजाइम है जो कि प्रोटीन का डाइजेशन करता है। उसके अलावा पैराइटल सेल्स की मैंने कहा दो चीजें रिलीज करते हैं, ये जो ऑक्जेंटिक सेल पैराइटल सेल्स हैं, एक तो HCl रिलीज किया, उसको हम डिटेल से देख लिया। उसके अलावा ये पैराइटल सेल्स इंट्रिंसिक फैक्टर को भी रिलीज करते हैं, और इंट्रिंसिक फैक्टर विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन में रोल प्ले करता है। तो अगर इन पैराइटल सेल्स में इशू हो तो ना तो HCl भी रिलीज होता है और इंट्रिंसिक फैक्टर भी रिलीज होता है। हम कह सकते हैं पैराइटल सेल्स डैमेज हो तो एक्लोहाइड्रिया भी होता है और पर्नीशियस एनीमिया भी हो जाता है। डन के बाद फिर देखते हैं हम पाइलोरिक ग्लैंड सिक्रीशंस को, यानी कि जो हमने कहा था दो तरह के ग्लैंड्स होते हैं, एक ऑक्जेंटिक ग्लैंड के सारे सिक्रीशन हमने देख ली। पाइलोरिक ग्लैंड हमारे पास एक तो गैस्ट्रिन हार्मोन रिलीज करते हैं, उसके अलावा म्यूकस रिलीज करते हैं। पाइलोरिक ग्लैंड का भी जो स्ट्रक्चर है ना वो भी ऑक्जेंटिक ग्लैंड की तरह ही होता है। फर्क होता है कि पाइलोरिक ग्लैंड के अंदर ये म्यूकस सेल्स बहुत ज्यादा होते हैं, पेप्टिक सेल्स थोड़े बहुत होते हैं और ऑक्जेंटिक सेल्स तो बिल्कुल नहीं होते, ठीक है। बस ये सेल्स की तादाद का फर्क है, वरना ये इसका स्ट्रक्चर सिमिलर होता है। और यहाँ पे आपके पास गैस्ट्रिन और म्यूकस रिलीज हो रही होगी, कोई उसमें मुश्किल चीज नहीं है। उसके अलावा सरफेस म्यूकस सेल्स होते हैं, हमें पता है सिंगल सेल होते हैं, गॉबलेट सेल उनको हम कहते हैं, ये म्यूकस रिलीज कर रहे होते हैं। म्यूकस का फंक्शन प्रोटेक्शन होता है, लुब्रिकेशन होता है और एल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड कर रहा है ताकि एसिडिटी को नॉर्मलाइज किया जा सके या एसिडिटी स्टमक के वॉल को नुकसान ना पहुंचा सके। सिंपल चीजें। फिर स्टिमुलेशन ऑफ गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन को देखते हैं। क्या जब प्रोटीनेशियस डाइट आती है ना तो प्रोटीन प्रोडक्ट्स की वजह से जी सेल्स गैस्ट्रिन हार्मोन को रिलीज कर देते हैं। जब गैस्ट्रिन रिलीज होता है ना तो ऑक्जेंटिक ग्लैंड्स के एक और सेल होते हैं जिनको हम कहते हैं एंटेरोक्रोमैफिन लाइक सेल्स, ECL सेल्स, ठीक है। ये गैस्ट्रिन उन ECL सेल्स को स्टिमुलेट करेगा, वो ECL सेल्स हिस्टामिन प्रोड्यूस करेंगे, वो हिस्टामिन इस ऑक्जेंटिक ग्लैंड के पैराइटल सेल्स को या ऑक्जेंटिक सेल्स को स्टिमुलेट करेगी कि तुम HCl प्रोड्यूस करो, और एज अ रिजल्ट ज्यादा HCl प्रोड्यूस हो जाएगा। ये HCl आपको पता है प्रोटीन डाइजेशन में बहुत हेल्पफुल होता है। क्यों हेल्पफुल होता है? एक तो ये HCl पेप्सिन को पेप्सिन में कन्वर्ट करवाता है, दूसरा ये HCl एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है ताकि ये पेप्सिन से काम कर सके, और तीसरा यहाँ पे वो ये बता रहे हैं कि ये जो HCl है, जारी बात है। अब देखना जरा हुआ क्या, मैं पहले सीक्वेंस को शुरू से बता रहा हूं। प्रोटीन रिलीज हुई, प्रोटीन ने गैस्ट्रिन रिलीज मतलब प्रोटीन बॉडी में आई, फूड में आई, उसने गैस्ट्रिन रिलीज करवाया, गैस्ट्रिन ने ECL सेल्स को स्टिमुलेट किया, ECL सेल्स ने हिस्टामिन प्रोड्यूस करवाई, हिस्टामिन ने पैराइटल सेल से कहा ज्यादा HCl प्रोड्यूस करो। ये जो ज्यादा HCl है ना ये फिर पेप्टिक सेल से ज्यादा पेप्सिनोजन भी प्रोड्यूस करवा रही है, ठीक है। यानी ना सिर्फ HCl की प्रोडक्शन बढ़ जाएगी बल्कि ये HCl पेप्टिक सेल से कहेगी ओ भाई प्रोटीन आई हुई है, तुम भी अपनी सिक्रीशन को बढ़ा दो, तो पेप्सिनोजन की सिक्रीशन भी बढ़ जाती है। तो रेगुलेशन ऑफ पेप्सिनोजन देखा जाए तो एक तो वो HCl की वजह से रिलीज हो रहा होता है, और दूसरा एसिटाइल कोलिन वगैरह होती है, आपको पता है पैरासिटामोल सारे नर्व्स वगैरह से आ रही होगी, वो सारी बातें होगी। ये सिंपल चीज हमारे पास। फिर देखते हैं फेजेस ऑफ गैस्ट्रिक सिक्रीशन। 3 फेजेस होते हैं हमारे पास। सेफेलिक फेज वो होता है जिसमें अभी खाना हमारे पेट में नहीं आया, अभी वो या तो मुंह में है या हम स्क्वायर में सोच रहे हैं, तो ये ब्रेन सेंटर से एपेटाइट सेंटर्स वगैरह से मैसेजेस आ रहे होते हैं और इसकी नतीजे में हमारे पास सिक्रीशन हो रही होती है। 30% गैस्ट्रिक सिक्रीशन जो सेफेलिक फेज की वजह से हो रही होती है। फिर आता है गैस्ट्रिक फेज। ये वो फेज है जिसमें खाना हमारे स्टमक के अंदर आ चुका है, अब हमारे पास वेगो रिफ्लेक्सेस होंगे जो कि मजीद सिक्रीशन को करवाएंगे। इसी तरह लोकल इंडायरेक्ट रिफ्लेक्सेस होंगे और गैस्ट्रिन का मैकेनिज्म होगा, यानी कि फूड आने की वजह से गैस्ट्रिन रिलीज होगा और फिर गैस्ट्रिन भी गैस्ट्रिक सिक्रीशन को बढ़ाता है। अल्टीमेटली गैस्ट्रिक फेज में हुआ यह है कि फूड जो कि स्टमक में आ चुका है, इसलिए गैस्ट्रिक सिक्रीशन बहुत बढ़ गई है। गैस्ट्रिक सिक्रीशन ओवरऑल देखा जाए 60% जो है वो इसी फेज की वजह से हो रही होती है। और एंड में आता है इंटेस्टिनल फेज। जब फूड थोड़ा सा इंटेस्टाइन में चला जाता है ना तो इंटेस्टाइन्स भी, यानी इंटेस्टाइन का शुरू वाला पोर्शन जो होता है वो भी थोड़ा बहुत गैस्ट्रिन रिलीज करती है। ये गैस्ट्रिन भी स्टमक की जो सिक्रीशन है उनको थोड़ा बहुत इंक्रीज कर रहा होता है। अच्छा, एक चीज मैं आपको पहले बताना भूल गया, वो ये है कि स्टमक में जो दो तरह के ग्लैंड होते हैं ना, एक ऑक्जेंटिक ग्लैंड, एक पैराइटल ग्लैंड, ठीक है। तो ऑक्जेंटिक ग्लैंड जो है वो स्टमक के फर्स्ट प्रोक्सिमल 80% पोर्शन में होते हैं, यानी कि फंडस वाला पोर्शन और बॉडी वाला पोर्शन में ऑक्जेंटिक ग्लैंड होते हैं, और पैराइटल ग्लैंड जो है वो डिस्टल 20% पोर्शन में होते हैं। ये बातें डिस्कस कर ली। ऑलरेडी वापस आते हैं कि हम यहाँ पे इनहिबिशन ऑफ गैस्ट्रिक सिक्रीशन बाय अदर इंटेस्टिनल फैक्टर्स। अभी तक तो हमने देखा गैस्ट्रिक सिक्रीशन जो है वो स्टिमुलेट किस तरह से हो रही होती है। अब देखते हैं इनहिबिट किस तरह से हो रही होती है। सबसे पहले इसमें आएगा रिवर्स एंटेरोगैस्ट्रिक रिफ्लेक्स, यानी कि जब स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड जाएगा तो स्मॉल इंटेस्टाइन स्टमक की सिक्रीशन को डिक्रीज करता है। क्यों डिक्रीज करता है? क्योंकि स्टमक से कहता है भाई मेरे पास बहुत खाना आया हुआ है, तुम अपनी मोटिलिटी भी कम कर दो, तुम अपना सिक्रीशन भी कम कर दो, अभी थोड़ा आहिस्ता मुझे खाना भेजो, अपनी फंक्शनिंग को कम करो, मेरे पास और खाना ना आए। ठीक हो गई बात? तो इंटेस्टाइन्स दोनों काम कर रही हैं, थोड़ा बहुत गैस्ट्रिन रिलीज करके स्टिमुलेट भी कर रही होती हैं, लेकिन मेनली अगर देखा जाए तो वो इनहिबिट ही करती होती है जब
इंटेस्टाइन उनमें खाना आता है, क्योंकि जब इंटेस्टाइन में खाना आता है वो उनकी डिस्टेंशन कॉज करवाएगा, उनमें एसिडिटी आएगी, प्रोटीन प्रोडक्ट्स आएंगी। ये सारे वो स्टिमुलस हैं जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन से पैगाम भेजते हैं स्टमक को कि अपनी सिक्रीशन को कम करो। डन होने के बाद उसके अलावा इंटेस्टाइन सिक्रीटन वगैरह प्रोड्यूस करती हैं, कुछ हार्मोन्स प्रोड्यूस करती हैं जो कि गैस्ट्रिक सिक्रीशन को इनहिबिट कर रही है। फिर गैस्ट्रिक सिक्रीशन ड्यूरिंग इंटर डाइजेस्टिव पीरियड, जब हम इंटर मतलब डाइजेशन नहीं करे फूड की, कोई खाना नहीं खाया हुआ, उस वक्त भी गैस्ट्रिक सिक्रीशन हो रही होती हैं, लेकिन उन गैस्ट्रिक सिक्रीशन में हमारे पास HCl नहीं होता, ज्यादा बस म्यूकस वगैरह ही होता है और थोड़ा बहुत पेप्सिन होगा। ठीक है जी। कोलेस्ट्रोकाइनिन का केमिकल कंपोजिशन देखा जाए तो यहाँ पे बड़ी बेसिक सी बातें बता रहे हैं। गैस्ट्रिन और कोलेस्ट्रोकाइनिन के टर्मिनल 5 अमीनो एसिड सेम होते हैं। उसके अलावा गैस्ट्रिन का वो बता रहे हैं कि इसके जो आखिरी 4 अमीनो एसिड है ना, वो बेसिक फंक्शनिंग में रोल प्ले कर रहे होते हैं। तो हम एक सिंथेटिक गैस्ट्रिन बनाते हैं जिसको हम पेंटा गैस्ट्रिन कहते हैं, उसमें वही वाले टर्मिनल 4 अमीनो एसिड होते हैं और साथ एक एलानिन लगा देते हैं, तो ये 5 अमीनो एसिड वाला एक प्रोटीन बनाते हैं। ये भी वही काम करती है जो कि गैस्ट्रिन काम करता है। डन के बाद फिर हम स्टार्ट करते हैं पैंक्रियाटिक सिक्रीशंस को। पैंक्रियास में पहले थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर बता रहे हैं। ये एक लार्ज कंपाउंड ग्लैंड है जिसके जो एक्ने होते हैं वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज कर रहे होंगे और जो डक्ट्स होती हैं वो इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन रिलीज कर रही होंगी। और फिर वो ये बता रहे हैं कि पैंक्रियास की बड़ी डक्ट होगी और इस तरह लिवर डक्ट मिल जाती है और एक छोटी सी एक कॉमन डक्ट बनती है जिसको हम कहते हैं पेपिला वेटर। ठीक है। और आगे इसकी जो ओपनिंग है उसको हम कहते हैं स्फिंक्टर ऑफ ओडी। ये चीजें यहाँ पर उन्होंने बता दी है। उसके अलावा जो हमारी पैंक्रियास होती है वो इंसुलिन भी रिलीज कर रही होती है, लेकिन इंसुलिन वो ब्लड के अंदर रिलीज कर रही होती है, वो किसी डक्ट में रिलीज नहीं कर रही। फिर देखते हैं पैंक्रियास के डाइजेस्टिव एंजाइम्स तीनों चीजों के लिए, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स, तीनों के लिए एंजाइम रिलीज करता है। प्रोटीन के लिए 3 एंजाइम रिलीज कर रहा है, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन और कार्बोक्सीपोलिपेप्टाइडेज। ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन जो है ये प्रोटीन्स को ब्रेक करती हैं टू पेप्टाइड्स वगैरह में, और जो आखिरी है कार्बोक्सीपोलिपेप्टाइडेज ये कुछ पेप्टाइड्स को अमीनो एसिड में ब्रेक करती है। ठीक है जी। फिर कार्बोहाइड्रेट के लिए देखा जाए तो हमारे पास पैंक्रियाटिक अमाइलेज जो कि कार्बोहाइड्रेट्स को डायसेकेंड में ब्रेक करेगा, और फैट्स के देखा जाए तो एक पैंक्रियाटिक लाइपेज है जो हमारे पास न्यूट्रल फैट्स को तोड़ेगा। उसके अलावा कोलेस्ट्रॉल एस्टरेज है जो कि जारी बात है कोलेस्ट्रॉल को तोड़ेगा, और फॉस्फोलाइपेजेज है जो कि फॉस्फोलिपिड्स में से फैटी एसिड्स को तोड़ेंगे। तो ये वाली बातें सिंपल थी हमारे पास। अच्छा, ये जो था ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन और कार्बोक्सीपोलिपेप्टाइडेज ये तीनों इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज होते हैं। ट्रिप्सिन की जगह ट्रिप्सिनोजिन रिलीज हो रहा है, ये यहाँ पे काइमोट्रिप्सिनोजिन, और यहाँ पे प्रो कार्बोक्सीपोलिपेप्टाइडेज रिलीज हो रहा होता है। ये एक्टिवेट किस तरह होते हैं, जब स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है तो ट्रिप्सिन एंटेरोकाइनेज की वजह से एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है। ये एंटेरोकाइनेज ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करता है। फिर जो ट्रिप्सिन है ये मजीद ट्रिप्सिनोजन को भी कन्वर्ट करवाता है, और ट्रिप्सिन बाकी दोनों प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम को भी एक्टिवेट करने में रोल प्ले करता है। यहां तक बात ठीक हो गई। फिर सिक्रीशन ऑफ ट्रिप्सिन इनहिबिटर प्रिवेंट्स डाइजेशन ऑफ पैंक्रियास। जब पैंक्रियास में ट्रिप्सिनोजन को रिलीज किया है तो हम चाहते हैं पैंक्रियास के अंदर ही ये कहीं ट्रिप्सिन में ना कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि अगर पैंक्रियास के अंदर ही ट्रिप्सिन में कन्वर्ट हो गया तो वो तो तबाही मचा देगा, पैंक्रियास को डाइजेस्ट कर देगा। तो उसके लिए हम एक ट्रिप्सिन इनहिबिटर भी पैंक्रियास में रिलीज हो रहे होता है, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि ट्रिप्सिन पैंक्रियास के अंदर ही फॉर्म हो जाए। डन हो के बाद फिर आगे वो ये बता रहे हैं कि जहां ब्लॉकेज वगैरह हो या कोई ऐसी सिचुएशन पैदा हो जाए कि ये ट्रिप्सिन इनहिबिटर अपना काम ना कर सके और ट्रिप्सिनोजिन इतना ज्यादा हो जाए कि वो ट्रिप्सिन में कन्वर्ट हो जाए, तो भाई तबाही हो जाएगी, आपका पैंक्रियास दबाना शुरू हो जाएगा। उसको हम कहते हैं एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस। डन हो के बाद ये तो हमने देख लिया डाइजेस्टिव एंजाइम्स। पर देखते हैं, मैंने आपको बताया पैंक्रियास की डक्ट्स में सिक्रीशन ऑफ बाइकार्बोनेट आयंस हो रही होती है। अब बाइकार्बोनेट और वाटर की सिक्रीशन को हम देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले देखिएगा हमारे पास होगा क्या, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर बनेंगे कार्बोनिक एसिड विद द हेल्प ऑफ एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज। कार्बोनिक एसिड जब बन जाएगा तो ये कार्बोनिक एसिड ब्रेक करके फॉर्म करेगा बाइकार्बोनेट आयंस और हाइड्रोजन आयंस। इसे ब्रेक करने से बनेगा हमारे पास बाइकार्बोनेट आयंस और हाइड्रोजन आयंस। एक तो ये बाइकार्बोनेट का सोर्स हो गया। उसके अलावा सेल के बाहर से आपके पास यानी कि बेसोलिटल मेम्ब्रेन से सोडियम के साथ को ट्रांसपोर्ट के तहत भी बाइकार्बोनेट आता है। ठीक है। दो तरीके से बाइकार्बोनेट सेल के अंदर आ गया। ये बाइकार्बोनेट डक्ट्स में रिलीज हो जाएगा क्लोराइड के साथ काउंटर ट्रांसपोर्ट करके, यानी क्लोराइड अंदर आएगा, ये बाइकार्बोनेट बाहर निकल जाएगा। एक तो ये बात हो गई। बाकी कार्बोनिक एसिड के ब्रेक करने से जो हाइड्रोजन बना था वो हाइड्रोजन बेसोलिटल मेम्ब्रेन से बाहर निकल जाएगा, काउंटर ट्रांसपोर्ट करेगा ये भी सोडियम के साथ। तो सोडियम अंदर यहां भी आ रहा था, को ट्रांसपोर्ट कर रहा था बाइकार्बोनेट को, सोडियम अंदर यहां भी आ रहा है लेकिन काउंटर ट्रांसपोर्ट करके हाइड्रोजन को यहाँ पे बाहर निकाल रहा है। तो इतना सोडियम अंदर आ रहा है, सोडियम बाहर किस तरह से निकल रहा है, बेसिकली सोडियम आप देख सकते हैं यहाँ पे सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप होता है जो कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू सोडियम को बाहर निकाल रहा है और पोटेशियम को अंदर कर रहा है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अच्छा, जब बाइकार्बोनेट आपके डक्ट में इतना ज्यादा हो जाएगा तो डक्ट के अंदर नेगेटिव चार्ज बहुत ज्यादा हो जाएगा। इस नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए इंटरसेलुलर स्पेस से पॉजिटिव सोडियम आयंस आपके पास डिफ्यूज करके आ जाते हैं, और जब इतने सारे आयंस आपकी डक्ट्स में आ जाएंगे तो जाहिर बात है वाटर भी ऑस्मोसिस के थ्रू डक्ट्स में आ जाएगा। तो ये हमने देखा किस तरह से आपके पास बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट और वाटर की सिक्रीशन हुई है हमारी डक्ट्स के अंदर। फिर देखते हैं रेगुलेशन। सीधी सी बात है, एसिटाइल कोलिन आपके पास पैरासिम्पैथेटिक नर्व से रिलीज हो रही होती है, वो सारी सिक्रीशन को इंक्रीज करती है। सिक्रीटन खासतौर पे बाइकार्बोनेट की सिक्रीशन को इंक्रीज करेगा। कोलेस्ट्रोकाइनिन खासतौर पे डाइजेस्टिव एंजाइम की सिक्रीशन को इंक्रीज करता है। मल्टीप्लिकेटिव इफेक्ट का मतलब यह है कि इनमें से इंडिविजुअली बहुत थोड़ा काम कर पाते हैं, लेकिन ये सारे स्टिमुलेटरी फैक्टर्स मिलकर बहुत ज्यादा स्टिमुलेशन कॉज कर देते हैं। फेजेस ऑफ पैंक्रियाटिक सिक्रीशन उसी तरह से जिस तरह गैस्ट्रिक सिक्रीशन की फेजेस से। सेफेलिक फेज तब होता है जब अभी तक फूड स्टमक वगैरह में आया नहीं है, सिर्फ हम सोच पकड़ रहे हैं।
सेफेलिक फेज की वजह से 20% सिक्रीशन होती है। गैस्ट्रिक फेज तब होता है जब फूड आपके स्टमक में आ चुका है, अब वो थोड़ी बहुत आपकी पैंक्रियास से भी कहेगा कि यार अभी इंटेस्टाइन में फूड आने वाला है, तुम भी थोड़ी सिक्रीशन कर दो, इसकी वजह से 10% होती है। और आखिरी इंटेस्टिनल फेज तो जारी बात है आखिरी वाला, जिसमें आपके पास इंटेस्टाइन में स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड आ चुका है, और स्मॉल इंटेस्टाइन में आने वाला फूड मुख्तलिफ जगहों से जारी बात है सिक्रीटन हार्मोन रिलीज करवाएगा और स्मॉल इंटेस्टाइन में मुख्तलिफ फैक्टर्स रिलीज करवाएगा ताकि पैंक्रियास से मैक्सिमम सिक्रीशन ली जा सके। दोनों के बाद फिर सिक्रीटन, सिंपल सी यही बात उन्होंने बताई हुई है कि सिक्रीटन जो है वो स्टमक से एसिड के आने के नतीजे में रिलीज होगा और इसका काम होता है स्टमक के एसिड को न्यूट्रलाइज करवाना। तो ये स्टमक के एसिड को न्यूट्रलाइज करवाने के लिए पैंक्रियास से कहता है कि तुम ज्यादा से ज्यादा बाइकार्बोनेट रिलीज करो ताकि स्टमक न्यूट्रलाइज हो सके। और हम ये देख सकते हैं जब HCl और सोडियम बाइकार्बोनेट आते हैं तो हमारे पास न्यूट्रलाइज हो जाता है। और कोलेस्ट्रोकाइनन वो ये बता रहे हैं डाइजेस्टिव एंजाइम के सिक्रीशन में रोल प्ले करता है। तो जब आपके पास ये फैट वगैरह ज्यादा होगा तो कोलेस्ट्रोकाइनन ज्यादा रिलीज होती है, और जब आपके पास एसिड ज्यादा होता है तो यहाँ पे ये सिक्रीटन ज्यादा रिलीज होती है। और अगर सोप हो जिसमें फैट भी होता है और हमें न्यूट्रलाइजेशन की भी जरूरत होती है तो उस सूरत में हम देख सकते हैं कि सिक्रीटन और कोलेस्ट्रोकाइनन दोनों रिलीज हो रहे हैं। इसी वजह से डाइजेस्टिव एंजाइम और वाटर दोनों रिलीज हो रहे होते हैं, या बाइकार्बोनेट दोनों रिलीज। ठीक है जी। फिर आते हैं बाइल सिक्रीशन बाय द लिवर की तरफ। यहाँ पे वो बात करते हैं जी लिवर हमारे पास दो तरह के इंपॉर्टेंट फंक्शंस कर रही है इसकी बाइल सिक्रीशन। एक तो फैट के डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन, दूसरा एक्सक्रीशन करवा रही होती है वेस्ट प्रोडक्ट्स की। फैट के डाइजेशन करवाने के लिए एक तो फैट को ये इमल्सिफाई करेगी यानी ब्रेक करेगी, और दूसरा उसकी एब्जॉर्प्शन को एड कर देगी मिसलेस फॉर्म करके। एक्सक्रीशन आपको पता है बाइल प्रोडक्ट्स वगैरह जो भी होती है वो बाइल के थ्रू हम बाइल प्रोडक्ट्स कह रहा हूँ, बिलीरुबिन वगैरह जो भी होती है वो हम बाइल के थ्रू एक्सक्रीट कर देते हैं। फिर आते हैं देखते हैं फिजियोलॉजिक एनाटॉमी ऑफ द बाइलरी सिक्रीशंस को। बाइलरी सिक्रीशन पहले बता रहे हैं हेपेटोसाइट्स जो होते हैं ना वो बाइल एसिड्स बाइल सॉल्ट्स वगैरह फॉर्म करेंगे, यानी कि लिवर के सेल्स ये फॉर्म करके भेज देंगे उसको माइन्यूट कैनालिक्यूली में। माइन्यूट कैनालिक्यूली से ये आगे जाएगा आपके पास टर्मिनल बाइल डक्ट में, टर्मिनल बाइल डक्ट से हेपेटिक डक्ट, हेपेटिक डक्ट से कॉमन बाइल डक्ट, फिर कॉमन बाइल डक्ट से या तो वो सिस्टिक डक्ट के थ्रू गॉल ब्लैडर में जाकर स्टोर हो जाएगा और या डायरेक्टली डोडेनम के अंदर रिलीज हो जाएगा। यहाँ तक बात सिंपल थी। उसके अलावा ये तो हमने देख लिया बाइल सॉल्ट्स वगैरह का रिलीज। उसके अलावा ये जो लिवर की डक्ट्स वगैरह होती हैं, डक्ट्स कंटिन्यूसली सोडियम बाइकार्बोनेट वगैरह रिलीज कर रही होती हैं, और यहाँ भी सोडियम बाइकार्बोनेट के रिलीज को सिक्रीटन स्टिमुलेट कर रहा होगा जिस तरह पहले स्टिमुलेट कर रहा था। फिर देखते हैं स्टोरिंग एंड कंसंट्रेशन ऑफ बाइल इन द गॉल ब्लैडर। ये जब बाइल गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोर हो रहा होता है ना तो चूंकि इसकी कैपेसिटी तो बहुत थोड़ी है 30 to 60 मिलीलीटर, लेकिन बाइल बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है तो ये करता है ये कंसंट्रेशन करवाना शुरू कर देता है, यानी कि बाइल जूस में से वाटर और सोडियम वगैरह को रीअब्सॉर्ब करवा देता है ताकि बाइल सॉल्ट्स वगैरह को कंसंट्रेट कर सके। रीअब्सॉर्प्शन किस तरह करवाता है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ सोडियम करता है जिसकी वजह से फिर क्लोराइड भी रीअब्सॉर्ब हो जाता है और वाटर भी रीअब्सॉर्ब हो जाएगा। ठीक होगी बात। कॉम्पोजिशन ऑफ बाइल वो सिंपल सी बात है, इसमें सबसे ज्यादा अबंडेंट चीज बाइल सॉल्ट्स है और इसमें खास कोई बात नहीं लिखी हुई। कोलेस्ट्रोकाइनिन आपको पता है तब रिलीज होता है जब हम फैटी फूड खाते हैं। तो कोलेस्ट्रोकाइनिन जो है वो गॉल ब्लैडर की कॉन्ट्रैक्शन करवाता है ताकि गॉल ब्लैडर के अंदर जो भी बाइल स्टोर हुआ है वो फौरन रिलीज हो जाए और फैटी फूड के डाइजेशन में रोल प्ले कर सके। ये बात उन्होंने बताई हुई थी। तो कोलेस्ट्रोकाइनिन एक तो गॉल ब्लैडर को कॉन्ट्रैक्ट करवा रहा है और दूसरा स्फिंक्टर ऑफ ओडी को भी खोल देता है, स्फिंक्टर ऑफ ओडी की भी रिलैक्सेशन करता है ताकि हमारे पास आराम से बाइल आ सके। यही बात यहाँ पे बताई हुई थी उन्होंने। फिर देखते हैं फंक्शन ऑफ बाइल सॉल्ट्स एंड फैट डाइजेशन। अच्छा, बाइल सॉल्ट्स किस तरह से आपके पास रोल प्ले कर रहे होते हैं? पहले बताया बाइल सॉल्ट्स बनते हैं हमारे पास कोलेस्ट्रॉल से। बेसिकली कोलेस्ट्रॉल से हमारे पास एक कोलिक एसिड और कैंडिऑक्सीकोलिक एसिड बनता है। इन दोनों के हमारे पास एसिड्स बन जाते हैं। किस तरह से? ये ग्लाइसिन और टोरिन कंबाइन होते हैं तो हमारे पास ग्लाइको और टोरो कॉन्जुगेटेड बाइल एसिड्स बन जाते हैं। ये बाइल एसिड्स करते हैं क्या है? एक तो डिटर्जेंट एक्शन करते हैं, यानी कि एमल्सिफिकेशन करते हैं, सरफेस एरिया को सरफेस टेंशन को कम करेंगे और छोटे पार्ट्स में ब्रेक कर देंगे। और फिर दूसरा ये क्या करते हैं? दूसरा ये उसको एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। किस तरह से एब्जॉर्प्शन में हेल्प करेंगे? ये उनके इर्द गिर्द आ जाएंगे और वो जो छोटे छोटे कंपोनेंट्स हम तोड़ चुके थे उनको थोड़ा बहुत सॉल्युबल बना देंगे, उनको मेम्ब्रेन के अंदर मेम्ब्रेन क्रॉस करने की एबिलिटी डाल देंगे। तो मिसलेस फॉर्म करके ये मेम्ब्रेन क्रॉस करवा जाते हैं और एक फेरियर इफेक्ट से ये एंटर करवा जाते हैं आपके पास एब्जॉर्प्शन वाले सेल्स के अंदर। फिर हम देखते हैं एंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन ऑफ द बाइल सॉल्ट्स। बाइल सॉल्ट्स जो स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज होते हैं ये 94% तक स्मॉल इंटेस्टाइन के ब्लड के अंदर रीअब्सॉर्ब हो जाते हैं। जब ये रीअब्सॉर्ब हो जाएंगे तो स्मॉल इंटेस्टाइन से ब्लड जाएगा आपके लिवर में और लिवर में दोबारा बाइल सॉल्ट्स को हम छोड़ देंगे। ये बाइल सॉल्ट्स दोबारा बाइल जूस के थ्रू आ जाएंगे। तो ये बाइल सॉल्ट्स जो बता रहे हैं कि बार बार इसी तरह घूमते रहते हैं, तकरीबन 17 टाइम्स घूम जाते हैं, उसके बाद जाकर कहीं वो वेस्ट हो रहे हैं। वेस्ट क्यों हो रहे हैं? क्योंकि हमने कहा था 94% तक बाइल सॉल्ट रीअब्सॉर्ब हुए हैं, बाकी 6% तो वेस्ट हो ही रहे हैं ना। तो जो वेस्ट हो रहे हैं उनकी वेस्टेज को पूरा करने के लिए हमारा जो लिवर है वो नए बाइल सॉल्ट को भी प्रोड्यूस कर रहा होता है और वो जारी बात है जितनी रिक्वायरमेंट होगी उसी के हिसाब से नए बाइल सॉल्ट को प्रोड्यूस कर रहा होगा। यही बातें यहाँ पर उन्होंने बता दी है। फिर अदर रोल ऑफ सिक्रीटन इन कंट्रोलिंग बाइल सिक्रीशन। जाहिर सी बात है अगर सिक्रीटन ज्यादा होगी तो वो यहाँ पे लिवर को भी कहेगी कि भाई तुम बाइकार्बोनेट रिलीज करो, क्योंकि सिक्रीटन हमेशा इसका काम एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करवाना ही होता है और इसका काम ही कोई नहीं है। तो सिक्रीटन आपके वहां पे भी जाएगा तो पैंक्रियास में भी बाइकार्बोनेट की सिक्रीशन को इंक्रीज करता है और सिक्रीटन आपके लिवर के भी बाइकार्बोनेट की सिक्रीशन को ही इंक्रीज करेगा। फिर देखते हैं लिवर सिक्रीशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल एंड गॉलस्टोन फॉर्मेशन। अब बात बेसिकली ये है लिवर जो कोलेस्ट्रॉल रिलीज कर रहा है ना वो कोलेस्ट्रॉल वाटर के अंदर टोटली इनसॉल्युबल है।
बाइल एसिड्स, बाइल सॉल्ट्स वगैरह की मदद से कुछ ना कुछ कोलेस्ट्रॉल सॉल्युबल हो जाता है। लेकिन अगर ये बाइल एसिड और सॉल्ट सही काम नहीं कर रहे तो कोलेस्ट्रॉल के गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोन्स बन जाएंगे, जिनको हम नाम देते हैं कोलेस्ट्रॉल गॉल स्टोन्स। ठीक होगी बात। ये कोई इन्फेक्शन भी हो सकती है कि यार गॉल ब्लैडर की म्यूकस की इन्फेक्शन होगी, जिसकी वजह से गॉल ब्लैडर बहुत ज्यादा एब्जॉर्प्शन कर रहा है। जब ज्यादा एब्जॉर्प्शन करेगा तो बाइल सॉल्ट एसिड वगैरह एब्जॉर्ब हो जाएंगे, जारी बात है कोलेस्ट्रॉल बाकी रह जाएगी, वो कोलेस्ट्रॉल काम खराब कर देगी। फिर आता है सिक्रीशन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एक तो हमारे पास ब्रूनर्स ग्लैंड ऑफ द डोडेनम होते हैं। ये ब्रूनर्स ग्लैंड की लोकेशन अगर हम देखें तो ये स्टार्ट से लेके जहां पे हमारे पास स्फिंक्टर ऑफ ओडी की ओपनिंग है, यहां तक ये बहुत ज्यादा होते हैं और ये म्यूकस को रिलीज कर रहे होते हैं ताकि ड्यूडेनम को प्रिवेंट किया जा सके एसिडिटी से। सारी बात है, इस ड्यूडेनम को हमने स्टमक से एसिडिटी से प्रिवेंट करना है। अब चूंकि ये वाला म्यूकस एसिडिटी को प्रिवेंट करने का काम कर रहा है तो इस म्यूकस के रिलीज को भी सिक्रीटिन स्टिमुलेट करता है, तो सिक्रीटिन का यहां भी रोल आ जाएगा। अच्छा, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम भी इसको स्टिमुलेट करता है, सिक्रीटिन भी इसको स्टिमुलेट करता है और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इस म्यूकस के रिलीज को इनहिबिट करता है। तो अगर कोई इंसान बहुत टेंशन में रहता है, स्ट्रेस की वजह से, किसी भी वजह से उसका सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन ज्यादा हुई है तो वो यहाँ पे म्यूकस को इनहिबिट कर देगा। जब म्यूकस को इनहिबिट कर देगा तो यहाँ पे आपके पास हो सकता है कि पेप्टिक अल्सर हो जाएंगे, जो एसिड है ये वॉल को डैमेज कर दे। डाउन होगी बात। फिर सिक्रीशन ऑफ इंटेस्टिनल डाइजेस्टिव जूसेस। अब हम देखते हैं इंटेस्टाइन्स के अंदर। पहले तो इंटेस्टाइन में देख लिया हमने ब्रूनर ग्लैंड जो कि म्यूकस को रिलीज कर रहा है। फिर इंटेस्टाइन में हमारे पास होते हैं क्रिप्स ऑफ लुम्बोकून। इस क्रिप्स ऑफ लुम्बोकून के अंदर बहुत सारे टाइप ऑफ सेल होते हैं। एक तो गॉबलेट सेल्स हैं, म्यूकस रिलीज करेंगे। दूसरा एंटेरोसाइट्स हैं। ये एंटेरोसाइट पता है क्या करते हैं? देखो, एंटेरोसाइट्स ऊपर विलाई में भी होते हैं और एंटेरोसाइट्स नीचे ये क्रिप्स में भी होते हैं। ये जो क्रिप्स वाले एंटेरोसाइट्स होते हैं ना, ये आपके पास वाटर की सिक्रीशन वगैरह करते रहते हैं और जो विलाई वाले होते हैं वो एब्जॉर्प्शन करते रहते हैं। तो वाटर नीचे से रिलीज होगा, ऊपर से एब्जॉर्ब। ये आपके पास एक वाटरी व्हीकल बन जाती है ताकि सब्सटेंसेस की जो एब्जॉर्प्शन वगैरह वो आराम से हो सके। नीचे से वाटर जाएगा, अपने साथ सब्सटेंसेस मिला के एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो इस तरह हमारे पास एब्जॉर्प्शन ऑफ सब्सटेंसेस आसान हो जाती है, कोई मुश्किल चीज नहीं है। फिर मैकेनिज्म ऑफ सिक्रीशन। ये जो वाटर की सिक्रीशन यहाँ पे हो रही है किस तरह से हो रही है? बेसिकली यहाँ पे हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट करवा के क्लोरीन और बाइकार्बोनेट को बाहर निकालते हैं। जब दो आयंस को एक्टिव ट्रांसपोर्ट से बाहर निकाल दिया तो जारी बात है कुछ आयंस शर्मा शर्मी यानी इतने नेगेटिव आयन निकले हैं तो कुछ पॉजिटिव आयंस शर्म की वजह से बाहर निकल जाएंगे और बाकी वाटर तो जारी बात है ऑस्मोसिस की वजह से बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पे वाटर सिक्रीशन हो जाएंगे हमारे पास। डाइजेस्टिव एंजाइम्स स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के वो सेल्स जो कि एब्जॉर्प्शन कर रहे हैं उनके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी होते हैं ताकि वो एब्जॉर्प्शन को डाइजेशन को कंप्लीट कर सकें। ठीक है, एब्जॉर्प्टिव सेल्स के अंदर जब एब्जॉर्प्शन होती है तो वो आने वाली चीज की डाइजेशन कंप्लीट करते हैं। जिस तरह मिसाल के तौर पे हमारे पास यहाँ पे पेप्टिडेजेस होते हैं ताकि जो आपके पास पेप्टाइड्स वगैरह हैं उनको कंप्लीटली अमीनो एसिड में ब्रेक किया जा सके। इसी तरह हमारे पास सुक्रेज, मैल्टेज, आइसोमैल्टेज और लैक्टेज वगैरह होते हैं। क्यों? ताकि जो आपके पास डाइसैकेराइड्स वगैरह हैं उनको ब्रेक किया जा सके और मोनोसैकेराइड्स वगैरह बनाया जा सके। और इसी तरह हमारे पास इंटेस्टिनल लाइपेज भी होता है ताकि न्यूट्रल फैट्स को भी ब्रेक करके ग्लिसरॉल और फैटी एसिड बनाया जा सके। यहाँ पे एक और बात बताई गई है, क्रिप्स के अंदर कॉन्टिन्यूसली सेल्स की माइटोसिस होती रहती है और ऊपर वाले सेल्स कॉन्टिन्यूसली निकलते रहते हैं। तो तकरीबन 5 डेज एक सेल की एज होती है, नीचे से प्रोड्यूस होता है, ऊपर से निकल जाता है। ये हमारे पास हेल्पफुल है क्योंकि अगर एक्सकोरिएशन हुई हो यानी कि ऊपर डैमेज हुआ हो तो नया सेल बहुत जल्दी पहुंच जाता है। फिर आती है सिक्रीशन ऑफ द म्यूकस बाय द लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में आपके पास डाइजेस्टिव एंजाइम की सिक्रीशन तो है कोई, यहाँ पे म्यूकस वगैरह ही होगा। उसके अलावा एक और चीज देखिएगा, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर ये क्रिप्स ऑफ लिम्बोकून होते हैं, अलबत्ता विलाय कोई नहीं होते लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। फिर आखिर में ये बात बताई हुई है कि लार्ज इंटेस्टाइन का जो आखिरी पोर्शन है वहां पे आपके पास म्यूकस की सिक्रीशन बहुत ज्यादा करवा देती है क्योंकि वहां पे ये पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन या पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स जो होती हैं वो काफी ज्यादा होती हैं, पेल्विक नर्व से आ रही होती हैं। उसके अगर मैं आपको डायग्राम दिखाऊं तो ये डायग्राम आप देख सकते हैं कि लार्ज इंटेस्टाइन का जो आखिरी पोर्शन है ना, ये सिग्मोइड कोलोन और रेक्टम वाले, यहाँ पे आप देख सकते हैं पेल्विक नर्व से बहुत ज्यादा इनोवेशन आ रही है। तो यहाँ पे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जब एक्टिवेशन करवाएगा तो म्यूकस की सिक्रीशन बहुत बढ़ जाएगी और ये आपके फीचर्स को पास करने में बहुत अच्छा रोल प्ले करेगा। ये वाली बात है। अच्छा, अगर डायरिया हो जाए तो यहाँ पे आपके पास म्यूकस वगैरह बहुत ज्यादा रिलीज होना शुरू होता है तो हम बोल मूवमेंट बहुत ज्यादा हो जाती है, हम प्रॉपर वाटर की रीअब्जॉर्प्शन भी नहीं कर पाते और फीचर्स को हम निकाल देते हैं ताकि बस जो भी बैक्टीरिया वो निकल जाए आपके पास। ये सिंपल सी चीज थी। थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छी लगी शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।